जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग पांड्या और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं चाणक्य बुकलेट। हमारी लाइफ में आजकल बहुत सारे ऐसे हमारे हीरोज़ होते हैं जिनको हम अपना आइडियल बनाते हैं। वो डिफरेंट लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं। हम अपने शौक के मुताबिक अपने हीरोज़ को सेलेक्ट करते हैं, अपने रोल मॉडल्स को सेलेक्ट करते हैं और उन्हीं के मुताबिक अपनी लाइफ को स्पेंड करने की कोशिश करते हैं, अपनी लाइफ को उसी तरह गुजारने की कोशिश करते हैं। जिसका शौक क्रिकेट में ज़्यादा है, ऑब्वियसली वो क्रिकेट के हीरोज़ को सेलेक्ट करेगा, चाहे वो इंडिया से है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से है, इंग्लैंड से है, कहीं से भी है। उसके अलावा जिसका शौक किसी और स्पोर्ट्स में ज़्यादा है, किसी ओलंपिक्स में ज़्यादा है, तो वो ओलंपियन को सेलेक्ट करता है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो हम सबको पसंद होते हैं, हम सबके आइडियल होते हैं। अगर किसी को क्रिकेट बहुत पसंद है, उसका रोल मॉडल अगर विराट कोहली है, उसके अलावा और भी उसको ऐसे रोल मॉडल होंगे जो कि क्रिकेट में नहीं होंगे, लेकिन वो फिर भी उनको अपने फॉलो करते हैं। लाइफ वे ऑफ स्पेंडिंग है, उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं और उनकी बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एक फेमस पर्सनैलिटी है हमारी इंडिया के बहुत बड़ी, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो इंडिया के एक माइनॉरिटी ट्राइब से उनका ताल्लुक है, और ऐसी माइनॉरिटी है जो कि वर्ल्ड लेवल पे भी एक माइनॉरिटी है। मतलब बहुत सारे रिलीजन्स ऐसे होते हैं जिनकी एक अलग मतलब कंट्री होती है। मुस्लिम्स की जैसे बहुत फेमस देश हैं, सऊदी अरेबिया हो गया और कतर हो गया, दुबई वगैरह हो गया। इसी तरह ये जो इनका जिन रिलीजन से ताल्लुक है वो पारसी रिलीजन है, मतलब ज़ोरोस्ट्रिज्म है। तो अब वो उनको फॉलो करते हैं। इस रिलीजन से कोई ख़ास कंट्रीज़ भी लिंक नहीं है, मतलब कोई इसको ऑफिशियली कोई कंट्रीज़ का ये रिलीजन ही, दैट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा यूनिक रिलीजन है। तो इतनी ज़्यादा माइनॉरिटी में होने के बावजूद इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा नाम बनाया, और ये बहुत बड़ी बात है। अब अगर हम अपने नेबर कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पे तो बहुत बुरा हाल होता है, और बाकी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी किसी भी कंट्रीज़ में इतने अच्छे से माइनॉरिटीज़ डेवलप नहीं करती जितनी इंडिया में करती हैं। शाहरुख खान भी जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, आमिर खान, सलमान खान, और इसके अलावा रतन टाटा साहब भी जो कि इंडिया के एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, और उनको कभी इंडिया ने यह फील नहीं होने दिया कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, और वो बहुत ज़्यादा अपना नाम उन्होंने अपना बनाया, और उनकी वजह से उनकी जो कम्युनिटी है उसको भी बहुत ज़्यादा नाम मिला है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ना सिर्फ अपने व्यासिक योगदान की वजह से जाने जाते हैं, बल्कि अपने मानने वालों को भी प्रसिद्ध हैं। उनकी कहानी में कई ऐसे पहलू हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे व्यक्ति अपने देश और लोगों के लिए क्या मायने रखते हैं, और अपनी ज़िंदगी को कैसे इतना पुरकशिश कर लेते हैं हर एक देखने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, जो हर कोई उनको अपना आइडियल समझे। अब अगर हम इनकी स्टोरी की शुरुआत करें तो इनकी जो स्टोरी है वो ऐसे शुरू हुई थी कि 28 दिसंबर 1937 को इनका जन्म हुआ था, और उनकी जो परवरिश है वो एक समृद्ध परिवार में हुई थी। उनका बचपन हमें ये सिखाता है कि हमें सामाजिक उदय, मतलब कैसे हमें बहुत सारी समाज की बातों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन क्या उन्हें यह पता था कि उनके सफ़र कभी आसान नहीं होगा। एक समय था जब उन्हें टाटा ग्रुप के नियंत्रण संभालने के लिए तैयार होना था, जब उन्हें उनके जो पूर्वज थे वो उन्हें ये विरासत सौंप रहे थे। रतन टाटा ने अपनी शख्सी के लिए, मतलब अपनी शिक्षा के लिए और अपनी मतलब ग्रूमिंग के लिए अमेरिका और यूरोप का दौरा भी किया स्टडी बेसिस पे, और उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA किया। लेकिन उनकी कहानी यहाँ से शुरू होती है जब उन्होंने टाटा ग्रुप के नए ऊंचाइयों तक पहुंचने का फैसला किया, प्रयास किया। बहुत सारे लोग फॉरेन से पढ़ते भी हैं और एजुकेट भी होते हैं, लेकिन अब क्या ऐसी क्या चीज़ है जो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। उसके अलावा एक उनकी जो बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी में एक लुक थी, वो ये थी, अट्रैक्शन थी कि उनके बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। उनके जो व्यावसायिक दोस्ती अपनी सर्कल तक सिमट नहीं थी, बल्कि उनके बॉलीवुड के बहुत सारे सितारों के साथ बहुत अच्छे समर्थन भी थे, बहुत अच्छे रिलेशन थे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति जो कि बिज़नेस वर्ल्ड में इतना बिजी है, बिज़नेस इंडस्ट्री में इतना बिजी है, वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ कैसे दोस्ती बना सकता है। उनका बॉलीवुड का जो संबंध है वो कुछ ख़ास है, क्योंकि उन्होंने कई बार फिल्मी सितारों के साथ सामाजिक कर्मकारों में बुलाया है उनको, और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है ऐसी कैंपेन्स को जो कि नॉर्मल पीपल, मतलब आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। अब जैसे बात करें आमिर खान, सलमान खान, दीपिका पादुकोण जैसे सितारों के ये नज़दीक रहे हैं काफ़ी। रतन टाटा ने इनके सितारों के साथ इन्हीं सितारों के साथ जो कि दोस्ती नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी कई समर्थन दिए हैं। उन्होंने सामाजिक समृद्धि के लिए इन सितारों के साथ मिलकर काम किया है, जैसा कि कैंसर से जुड़े लोगों के लिए अवेयरनेस कैंपेन। ये एक उनकी बहुत बड़ी एक लाइफ के मतलब जो सिंबल है, जो उनको हमेशा उनका नाम जिंदा रखेगी। उसके अलावा अगर हम उनके सामाजिक योगदान की बात करें तो उनके सफ़र में काफ़ी ज़्यादा सामाजिक योगदान से जुड़ा हुआ है। उन्होंने हमेशा समाज के बेहतर के लिए काम किया। उनका विजन हमेशा उन लोगों तक पहुंचाने में, मतलब जो उन लोग काफ़ी ज़्यादा वीक हैं और अपने आप को मेंटली ग्रूम नहीं कर सकते, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा आइडियल साबित हुआ। उन लोगों का एक ट्रस्ट
जो था वो एजुकेशन के लिए भी काम करता था। ट्रस्ट मतलब जो लोगों की चैरिटी के लिए काम करे, वो एजुकेशन के सेंस में भी था, हेल्थ केयर के सेंस में भी था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रूरल डेवलपमेंट मतलब जो उनको डेवलप करने के लिए इलाकों को, उसके लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है। उनकी ये सारी की सारी जो कोशिशें हैं वो एक लिमिट तक नहीं रही, बल्कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया है लोगों को, और लीडरशिप और मेंटोरशिप भी दिया है कि किस तरह लीड किया जाता है किसी चीज़ को। ये उनके लाइफ का एक बहुत ज़बरदस्त पहलू है जो कि हम देख सकते हैं, और एंटरप्रेन्योर्स के लिए मतलब एक उड़ान देने में मदद करती है बात, किस तरह एक जो व्यक्ति है वो इतना ज़्यादा किसी को अच्छे से लीड कर सकता है किसी भी चीज़ को। अब चैलेंजेस और जो सफलता आई हैं उनके जो लाइफ में, उनको भी अगर हम डिस्कस करें तो उन्होंने जो अपने बिजनेस के डिसीजंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म के बाद उनको मतलब झेलना पड़ा है। उनके बिजनेस के बहुत ज़्यादा ऐसे क्रिटिसिज्म उन पे किए जाते थे, और काफ़ी ज़्यादा उसको पॉजिटिव लिया और मुंह तोड़ जवाब दिया है अचीव करके। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप सबसे करूँगा, और उसी क्वेश्चन को एंड तक मैं करूँगा। ऐसी क्या बात थी कि एक सवाल उनका रह गया था लाइफ में, वो पूरा नहीं हो सका? ये मैं इस वीडियो के एंड में करूँगा। क्या आपने कभी सोचा जो व्यक्ति हर कदम पर चैलेंजेस फेस करता है वो कैसे अपने आप को संभालता है? उन्होंने एक बार ये भी कहा था, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, मतलब मैं बिलीव नहीं करता कि राइट डिसीजन लिया जाए। आई टेक डिसीजन एंड मेक देम राइट, मतलब मैं जो फैसला कर लेता हूँ, जो डिसीजन ले लेता हूँ, वही मैं उसको कोशिश करता हूँ कि सही बना लूँ। इस विचार से ये पता चलता है कि उन्हें कभी भी डिसीजन मेकिंग में डर नहीं लगा था। अच्छा, इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे थे, टाटा नानो जैसे प्रोजेक्ट्स थे, उन्हें मतलब चुनाव देती है, मतलब चुनौती देती है। उन्होंने इससे अपना सपना पूरा करने का मौका समझा और किया भी, फिर बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल भी कायम की, एक एग्जाम्पल सेट की। उनकी सोच जो है, समर्पण, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिल जीतने में मदद की है। अब अगर हम उनकी और बात करें तो रतन टाटा की कहानी एक प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने देश और लोगों के लिए बड़ा कर सकता है। उनकी अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस उनका काफ़ी ज़्यादा था। उनकी ज़िंदगी में ऐसे काफ़ी सफ़र आए हैं जिनमें उन्होंने पॉलिटिक्स पे भी काफ़ी ज़्यादा अपनी राय दी है। उनकी दोस्ती, रिश्तों और राजनीति पर गहरा असर है जो उन्हें सामाजिक और व्यावसायिक दोनों कश्तियों में मतलब रखती है, और दोनों के साथ वो चलते हैं, एक इक्वली मेंटालिटी के साथ चलते हैं। अब ये एक वाहिद ऐसी पर्सनैलिटी थे जिन्होंने हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती भी रखी है और अपनी राय भी दी है, और क्रिटिसिज्म भी बड़ा पॉजिटिव और बहुत अच्छे तरीके से किया है। उन्होंने हमेशा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर एक राय रखी है। उनका विश्वास है कि बिजनेस लीडर को सामाजिक समस्याओं से समर्थन करने का भाग लेना चाहिए। इस प्रकार उनका ना सिर्फ बिजनेस बल्कि राजनीति पर भी असर होता है। उन्होंने कई बार गवर्नमेंट पॉलिसीज पे अपनी राय दी है, जैसे कि इकोनॉमिक फोरम्स और रूरल डेवलपमेंट, और उनका जो मतलब असर प्रभाव है ऐसे समय पर महसूस होता है जब उन्हें बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच एक ब्रिज बनने का प्रयास किया। ये बहुत बड़ी बात होती है, गवर्नमेंट भी और लोगों को भी, और ऐसे उनको एक ब्रिज बनाया जाता है। इस प्रकार उनका अलग ही प्रभाव है जिससे नए इनिशिएटिव मिलते हैं और बहुत सारे कामों को स्टार्ट करने का मौका मिलता है। अब रिश्तों में भी उनका बड़ा जबरदस्त रहा है। ये एक नजरिए की तरह एक विजन है रतन टाटा साहब। इन्होंने एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे जिसका मैंने पहले जिक्र किया और पहले मैं आपसे रख रहा था, इलेक्ट्रिक कार। हमें पता है कि पूरी दुनिया में फाइट जो चलती है और जो ज़्यादा बहस लोग करते हैं वो ऑयल की मतलब इकोनॉमी पे करते हैं। ऑयल पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिसाइड करता है, चाहे वो अमेरिका ने ऑयल सेल करना है, चाहे सऊदीया ने ऑयल सेल करना है। ऑयल से हमारे बहुत सारे व्हीकल्स और बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। खास तौर पर अगर गाड़ियों का जिक्र किया जाए, ऑयल से चलने गाड़ियों में बहुत सारे मतलब बातों का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारे लोगों का मतलब बिजनेस भी चलता है। और भी इलेक्ट्रिक कार एक बहुत बड़ी बात थी, मतलब ऑयल के बगैर ही गाड़ी चल जाना। तो ये रतन टाटा साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था और एक कार डिजाइन करके भी दी थी। अब ये इतनी वायरल क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन मैं आपसे छोड़ना चाहता हूँ। हालांकि बहुत सारे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस भी थे, हमने इस वीडियो में बात की है, लेकिन ये कार इतने अच्छे से क्यों नहीं चली, ये इतनी कॉमन क्यों नहीं हो गई इंडिया में जैसे पेट्रोल की गाड़ियां चल रही हैं, तो ये क्यों नहीं होगी? इस सवाल का जवाब आप खुद से पूछेगा, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें यहाँ पर डायरेक्टली नहीं कह सकता, कुछ बातें आपके लिए भी छोड़े जा रहा हूँ। क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा था या कोई माफिया का एजेंडा था? और दूसरा सवाल ये है कि अगर इस देश में माइनॉरिटीज इतने अच्छे से जी सकती हैं तो क्या हम अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा नहीं कर सकते एज ए मेजॉरिटी? क्योंकि वीडियो सुनने वाले ज्यादातर लोग तो मेजॉरिटी ही होंगे, तो मेजॉरिटी वाले और माइनॉरिटीज से सब मिलकर अपने देश को क्यों नहीं संवारते? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।